एसएससी में एक बड़ा मिथ तो नहीं कहना चाहिए, कुछ हद तक वास्तविकता भी है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स और इंग्लिश, खासकर छत्तीसगढ़ में डरते हैं बच्चे मैथ्स और इंग्लिश। सो आपकी अच्छी रही, आपने ट्राई भी किया। क्या एडवाइस करना चाहती हैं एसएससी के लिए? बच्चे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बच्चे अवॉइड करते हैं। जी, जिस दौरान मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो लॉकडाउन था जी। सो आई हैव परचेज्ड एज आई सेड ऑनलाइन कोर्स। बट अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, जिस भी तरीके से गाइडेंस हमको जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं तो वो कहीं भी दौड़ें, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में Very दौड़ nice. जाएं। तो वो जो क्लियर रास्ता है वो दिखाने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत है। जो जी। भी मोड आपको सूट करता है आप उस जी। मोड में करें, बट येस ऑफ कोर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सीजीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम होता है और जिसे हम अमूमन एसीएफ कहते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे सामने नुसरत सबा बैठी हुई हैं एसीएफ बनकर और आपको 10th रैंक प्राप्त हुई है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाते हैं और ग्रेजुअली आप प्रमोट होते हैं। 8 से 10 साल ये सर्विस जल्दी प्रमोट करती है आपको और आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में प्रमोट होते हैं सीधे। तो बहुत बेहतरीन सर्विस है और इसके एग्ज़ाम्स हर साल नहीं होते, बट रिज़ल्ट आया है। पाथ के बहुत सारे छात्रों ने क्रैक किया है। सो नुसरत सबा से आइए हम बातचीत करते हैं। नुसरत, आप राजनांदगांव से हैं, आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से और कैसे हुआ? सर, बेसिक एजुकेशन मेरा रायपुर से ही है। मेरी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह, कॉलेज मेरा शंकराचार्य रायपुर से है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था जी। उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब किया। फिर जॉब क्विट करके मैं एसएससी के पर्पज से, बिकॉज माई मैथ्स एंड इंग्लिश वॉज गुड, बोथ द सब्जेक्ट्स वर गुड, इस वजह से फिर मैं दिल्ली भी गई उसकी प्रिपरेशन के लिए जी। फिर कुछ मार्क्स से रह गया। फिर यहाँ आने के बाद एजुकेशन फील्ड से जुड़े ही रहना था तो एक कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया पढ़ाने के पर्पज से जी। तो उसके बाद पीएससी में भी मेरा इंटरेस्ट आने लगा, बिकॉज छत्तीसगढ़ वाज द ओनली सब्जेक्ट विच वाज डिफरेंट विच आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्स। तो फिर उसके बाद 2018 से ही ये जर्नी मेरी शुरू हो गई उसको लेकर के जी। फिर ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया जब, तो फिर पीएससी थोड़ा सा साइड करके मैंने टोटल फोकस इस पे ही किया जी। तो उस तरीके से आगे बढ़े जी सर। इस तरीके से ये प्लानिंग क्या कॉलेज टाइम में हो गई थी या स्कूल में या घर में कभी मोटिवेशन रहा? जी सर, पापा थे हमारे, अब वो नहीं है हमारे बीच, खैर, पर हमेशा से उनका ये कहना था कि पढ़ाई को लेकर के उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जी। और मिडिल क्लास फैमिली से हम हैं तो उनका हमेशा से कहना था कि वो एक चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी वो पढ़ाई है जी। और यही हम आपको दे सकते हैं। तो ये चीज़ बचपन से दिमाग में थी कि पढ़ाई के थ्रू ही आगे जाना है हमें जी। और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया पढ़ाई को लेकर के। तो उनका मोटिवेशन, उनका सपोर्ट, उनका इंस्पिरेशन, एज ए इंस्पिरेशन भी मैं उनको लेती थी। तो वो हमेशा से थे ना, उनके ना होने के बावजूद भी उनकी जो चीज़ थी, उनका सपना था कि बच्ची आगे जाए, वो चीज़ दिमाग में थी जी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी ड्यूरिंग दैट जर्नी जी जी। और फिर दी भी, मेरी अपी जो हैं वो भी मेरे एक तरीके से इन्फ्लुएंसर, इंस्पिरेशन रही हमेशा से। उन्होंने मोटिवेट किया फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जी। और फैमिली का भी ऑफ कोर्स सपोर्ट रहा जी, मम्मी भैया भाभी सबका जी जी। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब फैमिली सपोर्ट में आ जाए। और आपकी बड़ी सिस्टर हैं इशरत ख्वाजा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सो वो भी बहुत मेहनती हैं और घर में फ़र्क पड़ता है यदि कोई तैयारी कर रहा है तो पीछे पीछे छोटे भाई बहन भी तैयारी में लग जाते हैं। और डेफिनेटली गर्ल्स को लेकर जो माइंडसेट है सोसाइटी में, कई बार आपको फ़ाइट करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। सो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए प्रेरणादायक होगा कि घर की 2 बेटियां जॉब में आ गई और मेहनत से आपने पढ़ाई की आगे, तो ये सभी के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। बाकी बच्चियां भी कंफर्ट जोन तोड़कर बाहर आएँ और डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। आप खुद के जो अंदर स्ट्रेंथ है उसे और बाहर निकालिए, बहुत मजबूत बनाइए उसको और एग्ज़ाम में भिड़ जाइए तैयारी करने के लिए। इसके अलावा भी कभी ये नहीं रहा कि मुझे इंजीनियरिंग साइड में जाना है? नहीं सर, इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे पता चल गया था कि इंजीनियरिंग शायद इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ही नॉन टेक की तरफ ही अपना रुख मोड़ लिया था चीज़ों का जी। तो उसके बाद इसमें ही मज़ा आने लगा इन चीज़ों में और पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट था, मतलब स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से। बस इंजीनियरिंग के दौरान ही फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये कंप्लीट होते ही, पर ऐसा नहीं हुआ कि फिर इंजीनियरिंग नहीं पसंद आई तो उसको किसी बुरे मोड़ पर छोड़ा। उसको भी मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स से। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैंने इसमें अपना स्विच किया।
एसएससी में एक बड़ा मिथ तो नहीं कहना चाहिए, कुछ हद तक वास्तविकता भी है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स और इंग्लिश, खासकर छत्तीसगढ़ में डरते हैं बच्चे मैथ्स और इंग्लिश। सो आपकी अच्छी रही, आपने ट्राई भी किया। क्या एडवाइस करना चाहती हैं एसएससी के लिए? बच्चे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बच्चे अवॉइड करते हैं, आपका क्या मानना है? सर बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे कि अगर जिनका भी थोड़ा भी मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या उनको लगता है कि थोड़ा सही कर पाएंगे हम, उनको तो करना ही चाहिए, मैं ये एडवाइस करूँगी। प्लस उसके अलावा जिनका ठीक नहीं भी है और वो कोशिश करें तो बिल्कुल वो पकड़ बन सकती है अगर चाहें तो। कुछ ऐसी मुश्किल की बात नहीं है अगर हम एक चीज़ को कर लें तो बिल्कुल करना चाहिए सर। एसएससी इज आल्सो अ गुड फील्ड, सेंट्रल एग्जाम के तरीके से वो। जी तो जी सर, आई एडवाइज देम टू बिल्कुल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एज वेल। वेरी नाइस। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप लोग, व्यापम के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती हैं, मैथ्स पूछा जाता है, इंग्लिश का परसेंटेज नहीं के बराबर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में ज़रूर आपसे मैथ्स अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। एसएससी में खासकर बैंकिंग में भी मैथ्स है। तो जो स्टूडेंट्स 12th के बाद प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अपने मैथ्स और इंग्लिश को मजबूत कीजिए ग्रेजुएशन के दौरान, और आफ्टर ग्रेजुएशन आप एग्ज़ाम में बैठ कर दे सकते हैं। सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि आपको ट्राई करना चाहिए यदि आप में थोड़ी भी स्ट्रेंथ है, और वही सबा ने किया कि उन्होंने सबसे पहले एफर्ट लगाया जो उनकी स्ट्रेंथ थी, और देखिए वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। 100% सर, बिल्कुल। ये चीज़ ऐसी हुई कि जैसे एसएससी हमने पढ़ा और मैं पीएससी की तरफ भी आई, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे मुझे जो इन एग्जाम्स में काम आए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग था, तो वो सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली यहाँ पर काम आए, जैसे इंडिया का जीएस वगैरह, मैथ्स, इंग्लिश, सारी चीज़ें, लैंग्वेज के जो भी थे वो सब इस एग्जाम्स के दौरान काम आए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी डायरेक्शन में मेहनत की, अगर आप सफल नहीं भी हुए तो वो वहाँ पर चीज़ें खत्म नहीं होती। दैट विल ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट टू द अदर एग्जाम्स एज वेल। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि एसीएफ का फॉर्मेट क्या था, एक बार ये बता दीजिए स्टूडेंट्स को, सो दैट जो नए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन्हें पता चलेगा। अच्छा, 2 पेपर हुए, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज़। सर इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक ही एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंटरव्यू होगा डायरेक्टली। तो पेपर 1 में लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स थे, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, प्लस एप्टी था मैथ्स, रीजनिंग। उसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के अलावा छत्तीसगढ़ का जीएस था उसमें। उसके बाद पेपर 2 था जिसमें साइंस के पूरे सब्जेक्ट्स थे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। दीज वर द सब्जेक्ट्स इन पेपर 2। तो जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल फील्ड से पहले जुड़े हुए हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इसके। बस एक एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट लगेगा जो हमको नया लगेगा, हम नहीं है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लॉकडाउन के दौरान इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी, नोटिफिकेशन भी तभी आया था। सो आई परचेज सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर 2 स्पेसिफिकली। तो उसके थ्रू फिर प्रिपरेशन मैंने की, और कर सकते हैं जो सब्जेक्ट से हम फैमिलियर नहीं भी हैं, अगर हम उससे मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो बन जाता है हमसे। बहुत बढ़िया, रुकेंगे नहीं हम। दोस्तों, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सीजीपीएससी के मेन एग्जामिनेशन में हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायो, इन सब का सिलेबस सीजीपीएससी के मेन एग्जामिनेशन में 2018 के पहले का जो सिलेबस है वो एज इट इज़ लिया गया है। और अभी एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है सीजीपीएससी का मेन एग्जामिनेशन का, उसके कुछ पोर्शन को माइनस कर दें तो लगभग आपको साइंस वही पढ़ना पड़ता है, और इसलिए आप दोनों तरफ बैलेंस करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नुसरत सबा, आप ये बताइए कि जब एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या सीजीपीएससी अलग जा रहा था और फिर एसीएफ अलग जा रहा था, या दोनों को कहीं सिंक करके आपने पढ़ाई की? सर दोनों को मैं पैरेलली पढ़ाई कर रही थी। जी। और मोस्टली ऐसा देखा जाए तो जो एसीएफ के सब्जेक्ट्स हैं वो सीजीपीएससी में भी हैं, मतलब सीजीपीएससी के एसीएफ में हैं। कुछ ही सब्जेक्ट्स पीएससी में अलग हैं। तो वो चीज़ें थी, तो मैं दोनों को पैरेलली लेकर चल रही थी। पर जब इसका नोटिफिकेशन आया एसीएफ का, तब मुझे लगा कि अब एक तरफ फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा मेंस का है, सब्जेक्टिव है, तो वो चीज़ों को मैंने छोड़ करके फिर फाइनली इस पे फोकस किया था। बट हम दोनों ही एग्जाम को साथ लेकर के बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि जिसका भी सिलेबस सिमिलर है तो इट इज पॉसिबल फॉर अस टू टेक इट एज अ पैरेलल ऑप्शंस। यस।
व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स, आपने करंट अफेयर्स को कितना वेटेज दिया इस पूरी तैयारी में, क्योंकि आप पीएससी भी तैयार कर रहे थे और पीएससी में एक अच्छा खासा पोर्शन है करंट अफेयर्स का, सो कैसे आपने उसको मैनेज किया? सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक डायरी बनाई थी, एक यूट्यूब चैनल में फॉलो करती थी। आप जिस किसी भी चीज़ को फॉलो करें, इधर अ बुक और अ चैनल और समथिंग और एनीथिंग यू वांट टू फॉलो, आप उसको कंटिन्यू रखें बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो मेरी हर साल की एक डायरी हुआ करती थी, 2020 की, 19 की, 21 की, जितनी भी साल मैंने तैयारी की, वो एक एक साल की डायरी में बहुत सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन रहते थे वो मेरा अप टू डेट रहता था एंड तक। तो मुझे ऐसा हुआ कि एट द एंड ऑफ द टाइम मुझे ऐसा नहीं हुआ कि अब कोई एक बुक उठा करके मैं पढ़ूँ, उस टाइम प्रेशर ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी नया दिमाग में नहीं आ पाता। सो वट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड बिफोर वो मेरे बहुत काम आया। तो मुझे सिर्फ एक बार रिविजन ही लगा उन चीज़ों पर, ज़्यादा मेहनत मुझे करंट अफेयर्स पे करनी नहीं पड़ी, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ग्रेट। जी सर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पर आप डेली काम कर रहे हैं तो आपने देखा कि बेनिफिट कैसे ले पाई, और ऑब्वियसली एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए, एक नेशनल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज क्या नोट्स आपने बनाए थे, सेल्फ नोट्स? जी सर, सब्जेक्ट वाइज मैंने नोट्स बनाए थे सारे के सारे। जैसे सिलेबस मैंने एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया जब सिलेबस अपलोड हुआ, तो सिलेबस निकाल करके मैं उसको अपने पिलो के नीचे ही रखती थी टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम। उससे मुझे ये होता था कि जब से मैं सबसे पहले सुबह उठूँ तो मैं उसको देखूँ कि भाई एक टारगेट है मेरे पास ये चीज़, और एक एक जो पॉइंट्स उसमें दे रखे थे सिलेबस में वो मैं नोट्स बना करके उसको अंडरलाइन करती थी, रिवीजन होने के बाद उसको हाईलाइट करती थी। तो ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता था, प्लस मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ इस जर्नी में और मुझे क्या क्या करना है जी। तो जब कहीं बाहर भी जाऊँ या कुछ भी रहूँ तो वो सिलेबस मेरे दिमाग में रहता था। दैट वॉज द ओनली थिंग जो हमेशा से मेरे साथ चलती थी हर जगह। सेकेंडली मैंने जो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट थी वो अपने शेल्फ में लगा रखी थी। तो मैं इसको मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर कि अगली बार जब ये लिस्ट आए तो मेरा नाम इसमें होना चाहिए। और जब भी बुक्स के लिए उसको ओपन करती थी तो वो दिखता था। तो सॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इसको बोल सकते हैं। एंड इट रियली वर्क्स। कोई मैजिक नहीं है सर, ये बस ऐसा है कि आप जिस भी चीज़ को ठान लेंगे और वो चीज़ के पीछे आप रहेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल आपको उसको सपोर्ट करेगी। अब बॉडी और माइंड को ये समझ में नहीं आता कि ये फेलियर है या सक्सेस। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे वो उसके पीछे भागेगी कि ये चाहिए हमको, ये जो चीज़ सोच रही है वो। उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि फेलियर है या सक्सेस। तो अगर आप डर के पीछे भाग रहे हैं, फेलियर के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, ये श्योर है। ये आपने पहले ही तय कर लिया कि नहीं हो पाएगा, सिर्फ सोच में। और इसी चीज़ का ऑपोजिट अगर मैं बोलूँ, आपने ये सोच लिया कि हो जाएगा, ये देख देख कर उसको मोटिवेट हो रहे हैं रोज़, तो फिर वो होगा सर, वो चीज़ काम आएगी। बहुत बढ़िया। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ग्रेट। तो थोड़ा इसका रोल था। बहुत बढ़िया। तो देखिए साइंस के स्टूडेंट ने अपने सक्सेस का साइंस भी आपको समझा दिया है, और कितनी सुंदर बात है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसे आप हमेशा नज़रों के सामने रखते हैं, सिलेबस हो या मेरिट लिस्ट हो, और डेफिनेटली उस जगह पर आप जाना चाहते हैं, उसका ख्वाब आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पूरा करने के लिए मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। और यही काम दोस्तों आपको करना होगा कि अपने स्टडी टेबल पर लगाकर लिख कर लगा दीजिए कि मुझे आईएएस बनना है या डिप्टी कलेक्टर बनना है या एसीएफ बनना है, और वो चीज़ें वाकई काम करती हैं क्योंकि हमारा फोकस वहाँ पर वापस आता है। इट वर्क्स लाइक यू नो साइंस, कि आप वापस उस पर मेहनत करना शुरू करते हो। कोई जादू नहीं है कि बाहर से उड़ के आएगा और आपको सक्सेस चिपक कर मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली मेहनत तो करना ही है। कोई चीज़ लिखी हुई है उसको देखकर आप पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेहनत इस तरीके से भी की जा सकती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस का पैटर्न था एसीएफ में थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफर साइड में था, स्पेशली पेपर 2 में। सो बच्चे परेशान भी थे उसको लेकर। सो बुक्स की रेंज कहाँ तक लेकर जाएं? लाइक कोई अगली बार प्रिपेयर करना चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगी कि जो बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हमारी आती है, खास करके एनसीईआरटी जी, उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर, क्योंकि क्वेश्चंस उस वहाँ से बिल्कुल जो, क्योंकि बेसिक अगर हमने नहीं पढ़ा है और हमने कोई ऐसी बुक पढ़ ली है जो बिल्कुल बेसिक के बाद एडवांस लेवल की है, तो जब क्वेश्चन आता है तो हमको टफ लगता है, पर हमने तो बेसिक्स पढ़ा ही नहीं है उस चीज़ को, तो इस वजह से हमको क्वेश्चन पेपर ऐसा लगता है कि टफ है। जबकि बेसिक से एडवांस आप दोनों चीज़ों को कवर करेंगे तो फिर पेपर ऐसा लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। तो एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स। ये चीज़ मुझे पीएससी में भी हेल्प किया जी, और ये चीज़ मुझे एसीएफ में भी हेल्प किया। तो दोनों जगह पे चीज़ें वो मैं मैनेज करने में इसकी वजह से मुझे मतलब हेल्पफुल रहा ये काफ़ी एनसीईआरटी का सपोर्ट।
प्लस उसके बाद भी अगर रिवीजन आपको करना है तो जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रिपेयर करने के लिए सर आजकल इतने सारे सोर्सेस हैं, मतलब यूट्यूब, कोई भी एक टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है किसी एक बुक से या दूसरी बुक से, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो यू कैन ऑल्सो सर्च इट इन द यूट्यूब, तो वो बहुत अच्छे से लेक्चर्स आ जाएंगे काफ़ी सारे, बहुत बढ़िया, तो उनके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है अब तो, मतलब ऐसी है कि कोई चीज़ हमको रोक नहीं सकती उस चीज़ तक जाने के लिए, अगर आप बेशक उस पर लगे हुए हैं तो। आई थिंक मुझे ये लगता है सर, तो प्रिपरेशन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, पैमाने हैं, और बेसिक से एडवांस तक जाना हमको ज़रूरी सा है। बहुत बढ़िया। इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स यू वांट टू प्रिपेयर, और अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडवांस से नहीं, आप बेसिक से ज़ीरो से शुरू करके आप ऊपर जाना। बहुत बढ़िया जी सर। दोस्तों, ये तो इम्पॉर्टेंट है और वाकई एक खूबसूरत बात है कि जब आप बेसिक्स पर कमांड करते हैं, टाइम लगेगा 1 ईयर 2 ईयर, लेकिन आप तैयारी जिसकी कर रहे हैं उसको कॉन्क्रीट लेकर जाइए ना। आप एग्ज़ाम देना आपका पर्पज़ नहीं है, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए विद पोस्ट, सो दैट इज़ योर टारगेट। और उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं साइंस मैथ्स के लिए, वहाँ पर भी बिकॉज सिलेबस लगभग वहाँ से उठाया गया है, तो उस लेवल पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या कहीं और से भी क्वेश्चंस मिले आपको, ऑनलाइन सर्च किया आपने? जी सर, ये दोनों सब्जेक्ट क्योंकि मेरे लिए डिफरेंट बिल्कुल अलग थे सभी के लिए, तो इसमें मैंने ज़्यादा ही मेहनत की थी। मतलब ये ऐसे 2 सब्जेक्ट्स थे जो मैं कोशिश करती थी कि मेरे हफ्ते के ज़्यादा कुछ टाइम जो रहे, ज़्यादा टाइम मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को दिया था। तो उसमें मैं नेट से सर्च की, प्लस जो क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट्री के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन की लिस्ट मैंने निकाली थी, उस पर भी काम किया था मैंने। प्लस जो इसकी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, वो स्टैंडर्ड बुक लेकर के उस पर भी काम किया था मैंने। तो पूरी तरीके से जो मैं इसको कवर कर सकूं जहाँ से भी, ताकि इसके क्वेश्चंस में तो हमको फंसना है ऐसा लगा था क्योंकि सब्जेक्ट नए हैं, तो उस पूरी तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। प्लस जो कोर्सेज वगैरह भी मैंने लिए वो हेल्पफुल थे सर। बहुत बढ़िया जी, ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है दोस्तों, इस एग्जामिनेशन की खास बात ये होती है कि जो सिलेबस है उससे बाहर ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। जी, और पीएससी में भी यही होता है, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, स्टेट सिविल सर्विस, सो बहुत टू द पॉइंट सिलेबस के साथ चलते हैं। सब आपने पीएससी भी तैयार कर रखा है, तो मैं वहाँ पर भी जानना चाहूँगा कि पर डे का शेड्यूल आपने कैसे मैनेज किया और रिवीजन का क्या प्लान रहता था आपका? जी सर, सर अगर मैं पीएससी की बात करूँ, पहले जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया तो करीब 2018 से मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो उस दौरान मैं तैयारी इस तरीके से करती थी कि इंटीग्रेटेड तरीके से, मतलब मेंस के सारे नोट्स बना करके और प्री मेंस के सारे नोट्स बना करके, वही एक एक टॉपिक वाइज, और फिर प्री के करीब 2-2.5 महीने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार लगाना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री के पहले, वो शुरुआत से आप जब मेंस के नोट्स भी बना रहे हैं उस दौरान भी आप कोशिश करें कि जो जनरल स्टडीज़ हैं और छत्तीसगढ़ का जो जनरल स्टडीज़ है उसकी आप अलग से एक बुक लेकर के हमेशा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव बुक को करीब मैंने 16 बार सॉल्व किया है। ग्रेट। प्री के पहले। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से, और एसीएफ में भी वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल थी जी, छत्तीसगढ़ के लिए खास करके। और एसीएफ में मेरा ऐसा शेड्यूल था सर, जैसे 2 पेपर थे जी, तो मैंने उसको दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा था। ऐसा नहीं कि किसी एक ही सब्जेक्ट को मैं 5 दिन 10 दिन पढ़ रही हूँ, तो ऐसे में थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। सो इंस्टेड ऑफ दिस मैंने ऐसा किया था कि पूरे दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया था मैंने, मॉर्निंग का, आफ्टरनून और इवनिंग। तो मॉर्निंग में पेपर 1 का कोई सब्जेक्ट पकड़ती थी और इवनिंग में पेपर 2 का, एंड इन द आफ्टरनून मैं मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करती थी। फिर रात, जब तक सुबह से लेकर के रात में 8 बजे तक जितनी भी तैयारी मेरी हो गई, जितना टारगेट मैंने सोचा था वो अचीव हुआ, ठीक है, लगभग 70-80% तक होता। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम जब शुरुआत में पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें, ईदर फॉर पीएससी और फॉर एसीएफ, फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, हमें अपना टारगेट ऐसे 15-15 पॉइंट्स का नहीं रखना है। जब वो अचीव नहीं हो पाता तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो इंस्टेड हमें ये करना है कि 5-6 पॉइंट्स हम रखें जो कंप्लीट हो, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर धीरे धीरे उन पॉइंट्स को बढ़ाएं जो टारगेट अचीव किया जा सके। जो टारगेट अचीव किया जा सके। हम शुरुआत में ही इतने टारगेट रख देते हैं कि वो अचीव करना हमारे लिए मुश्किल होता है, फिर हमको ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। जी जी। तो ये ना करके हम शुरू में कम टारगेट्स रखें, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, फिर धीरे धीरे उन टारगेट्स को बढ़ाते जाएं। तो सर फिर ये जो दिन मैं बता रही थी उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो वो एसीएफ के लिए जब प्रिपेयर कर रही थी तो सुबह से शाम तक, इवन फॉर पीएससी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी, सेम चीज़ मैं फॉलो करती थी। सुबह से लेकर 8 बजे तक जो मैंने पढ़ा वो बस पढ़ लिया। उसके बाद डिनर के बाद जो दिन भर का मैं जितना पढ़ा हुआ है मेरा, मैं उसका रिविजन करती थी। बहुत बढ़िया। दैट वाज द बेस्ट पार्ट जो मुझे एग्जाम के टाइम पे हेल्प किया जी। मतलब ऐसे में फिर मैं पैनिक नहीं हुई कि किस चीज़ को पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो लास्ट का टाइम होता है वहाँ पे बहुत प्रेशर हो जाता है हमें जी।
तो वो रिवीजन मैंने डेली रिवीजन किया था, वो चीज़ मेरे बहुत काम आई एट दी टाइम ऑफ एग्जाम। जी 8 बजे के बाद में कुछ भी नया नहीं पढ़ती थी जी, जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा वो पूरा रिवीजन करती थी डेली। ग्रेट। संडे भी रिवीजन का प्लान रहा? संडे तो जो 6 दिन का था वो संडे रिवीजन, संडे में कुछ भी नया नहीं, सिर्फ टेस्ट देती थी मैं। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर रखी थी, पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग, और दोनों के लिए मतलब करीब करीब 3 टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप था तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहती थी। और टेस्ट सीरीज से भी ये फ़ायदा होगा सर कि जैसे हमने मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा जी, पर आप उसका टेस्ट देंगे तो जब उसके आंसर आप देखेंगे या एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो दिमाग में बैठती है चीज़ें। जी जी, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही टेस्ट सीरीज। आप भले पूरी तरीके से तैयार नहीं है फिर भी आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट स्किप ना करें, क्योंकि हमारी आदत होती है कि मान लीजिए हमने ये प्रिपेयर नहीं किया तो हम इसका टेस्ट स्किप नहीं कर देते हैं। हाँ, जनरली नेक्स्ट टेस्ट दे देंगे, सोचते हैं नहीं वो नहीं करना है हमें। हर टेस्ट आप दें भले जितने भी मार्क्स आए और उसको हर टेस्ट को एनालिसिस करें। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बहुत बढ़िया, बहुत प्रिपरेशन। तो एनालिसिस चाहे वो सिलेबस का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है ये तो, और प्लस जो टेस्ट आप दें उसका एनालिसिस, जितने भी मार्क्स आए उस पर टेंशन नहीं लेना है, शुरुआत में कम होंगे पर बाद में बढ़ जाएंगे सर। ग्रेट ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कम करें, रिवीजन ज़्यादा करें, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि पर डे का शेड्यूल 1 घंटे 2 घंटे आपको निकालना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज करें कि दिन भर में क्या पढ़ाई हुई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देखें कि लास्ट डे क्या पढ़ाई, फिर 7th डे हो गया, फिर आपका 15th डे हो गया, देन 30th डे हो गया। ये रिवीजन के आपके प्लान हो सकते हैं, बिकॉज आप जितना रिवीजन करते हैं उतनी बार वो चीज़ें रिकॉल होती हैं और एटलीस्ट उनमें वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं, रिवीजन कम करते हैं, हमें याद कम रहता है और एग्जाम हॉल में लगता है हमें कि हमने देखा तो था बट एग्जैक्ट टिक नहीं कर पा रहे, और ये प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा आपका और किस तरह के सवाल किए गए? सर इंटरव्यू वाज गुड। इंटरव्यू में मुझसे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके, ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके अलावा मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस IAS IFS IAS के बारे में चीज़ें, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे, अच्छा एरिया उन्होंने कवर किया था, तो क्वेश्चंस वर आल्सो गुड। ठीक है जी सर। ओके, आपकी हॉबी क्या थी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ? जी सर, मेरी हॉबी डायरी राइटिंग की थी सर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने कि किस तरीके से आपको ये हॉबी हेल्प करेगी एडमिनिस्ट्रेशन और क्या इसका फ़ायदा है। तो फिर उसका आंसर मैंने अच्छे से दिया था और वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, तो ओवरऑल इंटरव्यू वाज गुड सर। बहुत बढ़िया। जी जी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगी? नए बच्चे तैयारी के दौरान घबराते हैं, शुरू कहाँ से करें, है ना? कई बार लगता है कि कोचिंग नहीं जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, फिर कई बार लगता है कि हम कोचिंग गए पास नहीं कर पाए। कई बार लोग कोचिंग या गाइडेंस की इम्पोर्टेंस को साइड करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि गाइड तो कोई ना कोई चाहिए आपको। अब वो यूट्यूब वाला भी कोई तो कोचिंग वाला होगा। जो बुक पढ़ रहे हैं हम वो किसी कोचिंग वाले नहीं तैयार किए है, प्रीवियस ईयर का कलेक्शन किसी कोचिंग वाले नहीं दिया होगा। सो अल्टीमेटली हम कहीं तो कनेक्टेड हैं कोचिंग से। सो बहुत सारे छात्र ऐसा करके डिनाई करते ज़रूर हैं लेकिन वो जुड़ते हैं कहीं से। सो बेटर है क्यों ना ऑफिशियली आप कहीं ज्वाइन करो जहाँ आपको ठीक लगे, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ से मुझे फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, टाइम बचता है, मेरा ऐसा मानना है। सो नए स्टूडेंट्स को क्या आप गाइड करना चाहेंगे सर? ये जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है, ये ज़रूरी है हमको गाइडेंस के लिए। अब जिस दौरान मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो लॉकडाउन था जी, सो आई हैव परचेज्ड एज आई सेड ऑनलाइन कोर्स, बट अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, जिस भी तरीके से गाइडेंस हमको जरूरी है कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं तो वो कहीं भी दौड़ें, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाएं, तो वो जो क्लियर रास्ता है वो दिखाने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत है। जो भी मोड आपको सूट करता है आप उस मोड में करें, बट येस ऑफ कोर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लस जब आप नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करें, मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी, तो थोड़ा सा डीप में प्रिपेयर करें। ओके जी, तो एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक रहे उसका नोट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 लाइन का हमने बता दिया तो वो कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आप रेस्पिरेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर एक टॉपिक में लो बायो का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है, ये होता है बस, पूरा स्टार्टिंग टू दी एंड जो भी बेसिक्स हो, खास करके एनसीईआरटी की बुक जैसे मैंने आपको कही, वो चीज़ें पूरा आप जब समअप करेंगे तो उस टॉपिक से जब क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल आपका छूटेगा नहीं, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है उसको। जी जी, ये चीज़। और जैसे कि रिविजन का हमने कहा कि रिवीजन इज मस्ट। आप जैसे दूसरी कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ को छोड़ना नहीं है जी। अब हम इधर आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरफ की चीज़ें छूटती जाती हैं हमसे, तो फिर हम वहीं पे ही खड़े हैं इतनी तैयारी के बाद भी जी। तो ये चीज़ बिल्कुल हमको होना नहीं चाहिए। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी। बहुत बढ़िया जी सर।
दोस्तों ये सारी गाइडलाइंस को लेकर आप तैयारी शुरू कीजिए, बहुत ज़्यादा समय मत लगाइए, लगातार एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं और चलते चलते कुछ सवाल मेरे होंगे सोसाइटी को लेकर, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में आप करना चाहती हैं। अब आप ऑफिसर बन गई हैं डेफिनेटली और आप सर्विस में भी आ गई, तो अब क्या आपके मन में कोई ड्रीम है कि ये वाला टॉपिक मुझे पूरा करना है? आई मीन ये जो ड्रीम देख रखा है मैंने, ये पूरा करना है, ऐसा कुछ? सर मेरा एक मकसद इसके पीछे ये भी था कि मैं चाहती हूँ कि जैसे लड़कियों को जिनमें कुछ टैलेंट होते हैं जी, बट घर वाले सपोर्ट नहीं करते, फॉर्चुनेटली मुझे सपोर्टिव फैमिली मिली थी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको मौका दिया जाए और डेफिनेटली अगर टैलेंट है तो वो किसी ना किसी दिन कहीं किसी अच्छे मुकाम पर वो पहुँचेंगी जी। तो मैं उस ये मैसेज देना चाहूँगी सबको कि इफ़ अ गर्ल वांट्स टू स्टडी, लेट हर स्टडी। बहुत बढ़िया। एक बार जब तक वो चाहती है, उसके बाद शादी और चीज़ें ये सब हो जाएंगी। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। वेरी नाइस। बट ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल एज वेल। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, तो इस पे मैं काम करेंगे। वेरी नाइस। दोस्तों हर व्यक्ति का अपना एक ख्वाब होता है, कुछ बन जाने के बाद ये समाज के लिए हमें करना है, देश के लिए करना है। सो आप सोचते हैं ऐसा और डेफिनेटली उस पर आपको काम भी करना चाहिए। इसके अलावा आप चूँकि राजनांदगांव से हैं, वहाँ पर आप रह रही हैं, सो वहाँ के बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हर शहर के बच्चों की तैयारी का एक अपना पैटर्न होता है और डेफिनेटली सब अपने अपने पैटर्न से हर जगह कोई ना कोई सक्सेस की यात्रा दिखाई देती है। आप क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि राजनांदगांव के स्टूडेंट्स हैं या कहीं के भी सारे सिटीज़ में, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी पढ़ाई शुरू करें एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। हमारा सबसे ज़्यादा जो लैक करते हैं हम चीज़ में वो है वी डोंट मेक स्ट्रैटेजीज। हम बस शुरू हो जाते हैं कि बस ये करना है वो करना है, वी डोंट हैव अ प्लान। हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि काम किस पे करें। मतलब आप जब भी हर दिन सुबह उठें तो आपके पास कुछ होना चाहिए करने को, जो जिस वजह से आप जल्दी उठें। प्लस डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन सिर्फ आपको पढ़ाई शुरू करने तक काम आएगा, उसके बाद व्हाट विल कीप यू ऑन पाथ इज द डिसिप्लिन। बहुत बढ़िया। तो डिसिप्लिन भाई, मुझे इस टाइम पे उठना है तो उठना ही है। वेरी नाइस। फ्रेंड्स के साथ जाना है बाहर, मान लीजिए आपका टाइम पढ़ने का है तो उनको सॉरी बोल दीजिए। जी। कोई चीज़ है इंपॉर्टेंट और आपकी पढ़ाई का टाइम है, मतलब प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी अगर कोई चीज़ चाहिए तो। मतलब हर चीज़ हम एक साथ नहीं ले सकते, ये तय है। तो डिसिप्लिन रखेंगे, प्रायोरिटीज़ अगर हमारी फिक्स्ड हैं तो चीज़ें फिर अपने आप काम करती हैं, लाइन अप हो जाती हैं। और थ्रू आउट दी जर्नी डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार आपने कुछ चीज़ अचीव कर लिया फिर आराम से रहिए। फिर तो ऐसा है कि फिर आपके पास चांस है, जो चाहे आप अच्छी चीज़ों में अपना टाइम कर सकते हैं इन्वेस्ट। प्लस जैसे कि एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं जब पढ़ाती थी उस दौरान भी करीब 3 साल मेरा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है, उसमें भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना दूर रहा जाए। तो मैं उसका आंसर करना चाहूँगी सर कि डिस्ट्रैक्शन से हमको दूर रहना ही नहीं है। आई मीन टू से आप उसे ख़त्म कर दीजिए। बहुत बढ़िया। जैसे अब हमारे टेबल पे कोई ऐसा फूड है जो हमको पसंद है पर हम उसे खा नहीं सकते, बहुत बढ़िया, जस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन। बहुत बढ़िया। व्हाई वेट इन फ्रंट ऑफ इट कि मुझे चांस मिले और मैं खा लूँ। तो डिस्ट्रैक्शन हटा दो, खत्म कर दो। हमको दूर नहीं जाना है उस चीज़ से, उस चीज़ को खत्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्मार्टफोन से प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया से मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट हो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप स्मार्टफोन बेच दीजिए, आप बटन वाला फ़ोन खरीद लीजिए। वेरी सिंपल। आप घर के किसी मेंबर से व्हाट्सएप के थ्रू जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ले लीजिए। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़रूरी है पढ़ने के दौरान, पढ़ाई के अलावा। मुझे ये लगता है वो सब साइड कर देना, वो सारी चीज़ साइड। मान लीजिए कुछ अपना फ्रेंड्स का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो आजकल जनरेशन है उसमें कोई इशू है, ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल भी कुछ किसी भी जगह पे आप छुट्टी ले लीजिए। और किसी भी जगह पे पढ़ाई के अलावा हमको फिलहाल जब तक हमारा टारगेट नहीं अचीव होता इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। और डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, हर इंसान को पता है कि व्हाट एक्चुअली द डिस्ट्रैक्शन इज इन माय लाइफ इन दिस जर्नी। बहुत बढ़िया। उस डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं होना, उससे उसको फिलहाल के लिए ख़त्म कर देना। जी सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव बातें हैं कि आपके पास अभी स्टूडेंट लाइफ में टारगेट यही होना चाहिए कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान तो करते हैं। सोशल मीडिया अपनी जगह है, आप उसमें घुस जाएं तो फिर आंखें पेन करती हैं, दिमाग गर्म होने लगता है, फ़ोन गर्म होने लगता है। सो बेटर है कि आप साइड रखें और ख़ासकर स्टूडेंट लाइफ में उसे फ़ोन कम्प्लीटली स्विच ऑफ कीजिए और जब बात करनी है लोगों से तब ऑन कर लीजिए यदि रखना ही है, अदरवाइज़ दिन भर उसे ऑफ रखिए।
बेस्ट पार्ट होगा, आप देखिएगा बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और आप कहीं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हैं, विद फोकस, और आपको मन को कुछ एंटरटेन करना ही है तो कुछ और काम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, आप कुछ गाने सुन लीजिए, लेकिन साइड कर दीजिए चीज़ों को और वहाँ से आप शांति लेकर आइए। सो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सलाह है, और एक सफल कैंडिडेट आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों का अपनी लाइफ में प्रयोग किया। उस डिसिप्लिन का नतीजा है कि आप 10th रैंक तक पहुंची, और मॉक के दौरान मैंने आपको देखा, बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी। ओवरऑल मेरा अगला सवाल कि ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा? पाथ के साथ आप जुड़ी और थोड़े ही समय के लिए, लेकिन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लिंकिंग रही आपकी। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? जी सर, मॉक और पाथ से मैं स्पेशली मॉक के टाइम पे जुड़ी थी। ऑनलाइन मॉक मैंने दिया था 2-4 यहाँ, बहुत अच्छे, और जो भी आप लोगों के जो एडवाइसेस थे दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल एट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो सर बिल्कुल हेल्पफुल था वो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ, और बिल्कुल सही सजेशन, सही एडवाइसेस मुझे यहाँ से मिले। तो मॉक भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में मैंने भी दिया था, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जो एडवाइसेस दी जाती है उस दौरान सर। बहुत बढ़िया। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट आल्सो। बिल्कुल। सो दोस्तों, इस बातचीत का सिलसिला फ़िलहाल यहाँ पर रोकते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और डेफिनेटली आपके सवाल जो जायज़ सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। और दोस्तों, आप पढ़ाई में मन लगाइए, ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं और दिल लगाकर पढ़िए, मेहनत आपकी सफलता रंग लाएगी डेफिनेटली। सो थैंक यू सब आने के लिए, और आगे आप बढ़िए। जी, कुछ और कहना चाह रही हैं? जी, लास्ट चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी सर बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू, कि ये जो चीज़ें हमारी होती है, जैसे जर्नी जो मेरी थी और अभी जो लोगों की चल रही थी स्टूडेंट्स की, तो इस टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो हम इसको बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव तरीके से ना लें, क्योंकि ये आना ही है। जो टॉप करेगा उन्होंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है, और जो रैंक नहीं लाएगा उन्होंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि हम हावी कर लेते हैं उस चीज़ को, हमारे ऊपर अपने ऊपर हावी होने नहीं करनी है। तो ये ऑल दोज लेट नाइट्स स्टडीज, ऑल दोज अर्ली मॉर्निंग्स, ऑल दोज सेक्रीफाइसेस यू हैव मेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर श्योर वन डे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है कि हम लगे रहें कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी चीज़ है हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ये इन चीज़ों को, फेयर ऑफ फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आएंगी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि होगा ही नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा, साफ होगा, ऐसा नहीं है, पर इसको हमें सवार नहीं होने देना खुद पर से। इसको चीज़ों को ले करके भी मोटिवेट होकर चीज़ों से हमको आगे बढ़ना है, इनको हटा। बहुत बढ़िया, बहुत तो इम्पॉर्टेंट है, और जब ये सारी चीज़ें वर्थ इट होगी फॉर श्योर, अगर हमारी कंसिस्टेंसी है तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कहीं पर भी छोड़े ना चीज़ों। बहुत बढ़िया। आपको लगेगा कि पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, यू विल फील अनोइंग, यू विल फील इरिटेटेड, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्यों मैं इतने दिनों से तैयारी कर रही हूँ, ऐसा वैसे ये सारी चीज़ें आएंगी, बट फिर भी हमको लगे रहना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, कितनी सुंदर बात। और सबा ने भी अपने फादर को खोया है किसी एक टाइम पर, और परिवार में बड़ों का साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आप किसी भी दौर में मुसीबत से गुजर रहे हैं तो उस वक्त हिम्मत नहीं हारना है, और आप हिम्मत रखिए। दुनिया में सभी के लिए कुछ ना कुछ बनी है चीज़ें, और नो डाउट संघर्ष जिनके जीवन में है वो उसका दर्द जानते हैं, उसे बातों से समझ पाना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी यहाँ से जो मैसेज मैं भी देना चाहूँगा, सबा भी यही कह रही हैं कि लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं हमें थोड़ा थमना चाहिए, रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब्र रखना चाहिए और पेशेंस रखिए। आप देखेंगे थोड़ा शांत हो जाइए, बहुत हड़बड़ी में दरवाजे पर सर मत मारिए कि दरवाज़ा अभी खुलना चाहिए। थोड़ी देर बैठिए, शांत हो जाइए। ये ठीक वैसा ही है जैसे लाइट चली गई, अंधेरे में आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ देर आंख बंद कीजिए, धीरे से आंखें खोलिए, आप देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, दिशा आपको दिखने लगेगी। तो अंधेरे में भी आपकी आंखें ढूंढ सकती हैं चीज़ों को, यदि मन को शांत रखा जाए। सो आपको धीरे से समझ में आएगा, अच्छा टॉर्च यहाँ रखा हुआ है, मोबाइल यहाँ रखा हुआ है। सो अंधेरे में भी आपको हिम्मत मिलेगी। तो हिम्मत रखिए दोस्तों, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सब आपका भी धन्यवाद आने के लिए। और इसी तरह से मिलते रहेंगे, और वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सर।